पहले क्रीमिया, फिर बाकी यूक्रेन। ये पुतिन की योजना 2014 से ही थी, क्योंकि वह क्रीमिया को अपने आक्रमण की शुरुआत मानते थे। सब कुछ क्रीमिया से शुरू हुआ और अब वही खत्म होने जा रहा है। प्रायद्वीप में अचानक बदलाव ने पुतिन की योजनाएं बिगाड़ दी। यूक्रेन में रूसी शक्ति का गढ़ अब नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा करके क्रीमिया को यूक्रेन द्वारा मुक्त किया जा रहा है और जो अचानक बदलाव हम अब देख रहे हैं उसने प्रायद्वीप को पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था तब अवैध रूप से कब्जा किया गया क्रीमिया रूसी योजना का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता था। रूस ने केर्च ब्रिज बनाकर, जिस पर 3 से 5 अरब डॉलर खर्च हुए, मुख्य भूमि से प्रायद्वीप तक आपूर्ति भेजी जा सकती थी। वे आपूर्तियां क्रीमिया से यूक्रेन भेजी जाती थी और पुतिन द्वारा प्रायद्वीप पर तैनात सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल दूर से यूक्रेन पर हमला करने के लिए किया जा सकता था। सब कुछ बहुत ही आसान था। क्रीमिया पूर्वी यूक्रेन के लिए रूस की पूरी रणनीति का मुख्य आधार बनता। अगर आप दुश्मन को कम आके तो सबसे अच्छी योजनाएं भी नाकाम हो सकती है और पुतिन 2014 से यही कर रहे हैं। यूक्रेन को उसी वक्त से पता था कि पुतिन क्रीमिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं जब रूस ने इस प्रायद्वीप पर कब्जा किया था। 2022 से यूक्रेन द्वारा क्रीमिया में रूस के खिलाफ की गई कार्रवाई चर्चा में रही है, लेकिन असल में यूक्रेन क्रीमिया को रूस से वापस लेने की तैयारी और अभियान तभी से बना रहा था जब से इसका विलय हुआ था। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक 2016 से यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां रूसी कब्जे के खिलाफ ज्यादा आक्रामक कार्रवाई के लिए दबाव डाल रही थी। यूक्रेन ने तर्क दिया कि अमेरिका को रूस को बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। अमेरिका ने मना कर दिया। यह रेड लाइन थी जिसे अमेरिका रूस से तनाव के डर से पार नहीं करना चाहता था। तो यूक्रेन ने खुद ही मामला संभाल लिया। यूक्रेनी सैन्य खुफिया टीम, जिसका नेतृत्व संभवतः किरिलो बुदानोव ने किया था, जो अब यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख है, ने अगस्त 2016 में क्रीमिया पर गुप्त छापेमारी की। 6 से 8 अगस्त तक चले इस ऑपरेशन में 5 विशेष बल अधिकारी क्रीमिया के पश्चिमी तट पर उतरे और विस्फोटक व अन्य सामग्री रूसी ठिकानों के पास निर्धारित स्थान तक पहुंचाई। इन ठिकानों को इसलिए चुना गया था क्योंकि यूक्रेन ने सही तरीके से पहचान लिया था कि रूस बाद में आक्रमण के दौरान इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। दुर्भाग्यवश यूक्रेन के लिए यह छापेमारी सफल नहीं रही। बुदानोव की टीम के एक सदस्य का पता चल गया, जिससे यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन सीधी भिड़ंत में कई रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन की कार्रवाई की अमेरिका और रूस ने कड़ी आलोचना की। उस वक्त उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि ऐसा फिर न हो। पुतिन की बात करें तो वह इस विश्वास में आत्ममुग्ध थे कि इस छापेमारी ने यूक्रेन की कमजोरी उजागर कर दी है। उन्होंने दावा किया कि रूस ऐसी चीजों को यूं ही नहीं जाने देगा। पुतिन नहीं समझ पाए कि इस छापेमारी से यूक्रेन ने स्पष्ट संदेश दिया था। यूक्रेन क्रीमिया को छोड़ने वाला नहीं था। अगस्त 2016 की असफल छापेमारी ने घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसने क्रीमिया पर पुतिन की पकड़ कमजोर कर दी। अभी जो अचानक बदलाव हो रहा है वह उन्हीं घटनाओं की श्रृंखला का नतीजा है। इस बदलाव का रूस पर जो असर पड़ा है उसने पुतिन के सामने 2 भयानक विकल्प छोड़ दिए हैं, या तो क्रीमिया खो दे या यूक्रेनी मुख्य भूमि पर आक्रमण हार जाए। आइए फरवरी 2022 पर चलते हैं। वह पूर्ण पैमाने पर आक्रमण जिसकी यूक्रेन को हमेशा आशंका थी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है और पुतिन अब भी सोचते थे कि क्रीमिया में उनके पास सारी ताकत है। पुतिन ने घमंड में सोचा कि रूस ने 6 साल पहले प्रायद्वीप पर यूक्रेन की सबसे बड़ी कोशिश झेल ली थी। जब रूसी सैनिक दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में तबाही मचा रहे थे, क्रीमिया लगभग अछूता था। यूक्रेन के पास असली नौसेना नहीं थी। ब्लैक सी फ्लीट पानी की निगरानी करता था, जिससे उसका नाम मिला। क्रीमिया में जाने का एकमात्र जमीनी रास्ता तभी पार किया जा सकता था जब यूक्रेन अपने दसियों हजार बल्कि शायद लाखों सैनिकों को एक खतरनाक तंग रास्ते से भेजने को तैयार हो, जिससे उनकी जान जा सकती थी। साजो सामान और सैनिक केरेच ब्रिज से क्रीमिया में तेजी से जा रहे थे ताकि यूक्रेन में बढ़ सके, और पुतिन की हर योजना सही दिख रही थी। फिर सब बदल गया। केरेच ब्रिज, जो पुतिन की क्रीमिया में सफलता का प्रतीक था, अब एक ऐसे देश का निशाना बना जिसके पास नौसेना नहीं थी। अक्टूबर 2022 की एक ठंडी पतझड़ की सुबह 12 मील लंबे पुल पर
सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, जिस पर आमतौर पर रोजाना लगभग 15,000 वाहन चलते थे। सुबह ट्रैफिक कम था, लेकिन दिन में बढ़ जाता। हम कहते हैं बढ़ जाता क्योंकि यूक्रेन की अलग योजनाएं थीं। जब ईंधन ले जा रही एक बड़ी ट्रेन तेजी से क्रीमिया की ओर बढ़ रही थी, केर्च ब्रिज पर एक ट्रक में विस्फोट हुआ। सीसीटीवी में कैद विस्फोट सुबह स्थानीय समयानुसार सुबह 6:07 पर हुआ और रूसी ट्रेन को चीर गया। सफेद गर्म आग के गोले ने ईंधन टैंकों को फाड़ दिया। सड़क का हिस्सा बिखर गया और खंभा नष्ट हुआ। यूक्रेन ने केर्च ब्रिज पर हमला किया था। रूस को पता नहीं था। 2016 के अगस्त से मिले सबक ने यूक्रेन को पुतिन को यह दिखाने का मौका दिया कि यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी पुतिन की सोच से कहीं ज्यादा चिंता का कारण है। अगले वर्षों में केर्च ब्रिज कई बार फिर निशाना बना। 2023 में एक और हमले से पुल हिल गया। 2 साल बाद यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने महीनों की ऑपरेशन के बाद केर्च ब्रिज के सपोर्ट्स पर पानी के नीचे विस्फोटक लगाने में सफलता पाई। जून 2025 में उपकरण फटने से पुतिन को फिर संदेश मिला कि वह उस पुल की रक्षा नहीं कर सकते जो उनके लिए सब कुछ है। 4 मई 2026 को खबर आई कि यूक्रेनी समुद्री ड्रोन ने केर्च ब्रिज की सुरक्षा कर रही एफएसबी की नाव के पूरे दल को खत्म कर दिया, जो भविष्य में होने वाले हमले की तैयारी थी। रूस सिर्फ अंदाजा लगा सकता है और यूक्रेन इस शंका और भय को बढ़ने दे रहा है, जबकि रूस के 9 नाविक दफनाए जा रहे हैं। केर्च ब्रिज पर हमलों से पुतिन को पता चला कि क्रीमिया पर उसकी पकड़ उतनी पूर्ण नहीं है जितनी वह समझता था। जिस देश की असली नौसेना नहीं है, वह रूस के सैनिकों और सामान के लिए जरूरी पुल पर हमला कर रहा है, और ऐसा कभी होना ही नहीं था। क्रीमिया अब यूक्रेन पर हमले के लिए कमजोर साधन बन गया है। लेकिन पुतिन ने सोचा होगा, रूस के पास काला सागर बेड़ा तो है, सिवाय इसके कि लेकिन ऐसा भी पूरी तरह सच नहीं है। यूक्रेन ने मिसाइल, हवाई और समुद्री ड्रोन से क्रीमिया के समुद्री रास्तों की रक्षा करने वाले रूसी युद्धपोतों पर कहर बरपाया है। काला सागर बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा यूक्रेन द्वारा नष्ट कर दिया गया है और बाकी के जहाज अपने पारंपरिक ठिकाने क्रीमिया के सेवास्तोपोल बंदरगाह से हट चुके हैं। अब रूस के जहाज नोवोरोसिस्क में छिपे रहते हैं और यूक्रेन पर लंबी दूरी के हमलों के अलावा कुछ खास नहीं कर पा रहे, क्योंकि वे काला सागर पर नियंत्रण नहीं पा सके। यूक्रेन के काला सागर अभियान से क्रीमिया की आज़ादी की पहेली का एक हिस्सा जुड़ गया है। जलमार्ग पहले से कहीं ज्यादा खुले हुए हैं, जिससे क्रीमिया और भी ज्यादा असुरक्षित हो गया है। पुतिन अपनी योजना को सुरक्षित मान रहे थे, वहीं यूक्रेन भी अपनी योजना पर मजबूती से काम कर रहा था। नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार यूरोप में अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने शुरू से ही यूक्रेन की योजना कैसी होनी चाहिए यह बताया था। पहले क्राइमिया को अलग थलग करे, फिर रूस के लिए एक सैन्य सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इसे अनुपयोगी बनाए। यही यूक्रेन ने पिछले वर्षों में किया है। काला सागर बेड़े को निष्क्रिय कर देने से काला सागर से क्राइमिया का समुद्री मार्ग बंद हो गया। केर्च पुल पर हुए हमलों ने रूस को कोई और विकल्प नहीं छोड़ा है। अब उसे पुतिन के अहंकार के उस अरबों डॉलर के स्मारक का इस्तेमाल करके सैन्य उपकरणों को क्राइमिया भेजना बंद करना पड़ेगा। मई 2024 में कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि रूस अब केर्च पुल से अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को आपूर्ति नहीं भेज रहा। यूक्रेन के हमलों ने ऐसा करना बहुत बड़ा जोखिम बना दिया था। अलगाव हो चुका है। अब वह अचानक बदलाव आया है, जिसने पुतिन की क्रीमिया के लिए बनाई गई योजनाओं को पूरी तरह उलट दिया है। जब प्रायद्वीप लगभग पूरी तरह से अलग थलग हो गया है, तो यूक्रेन हॉजेस के प्लान के दूसरे हिस्से पर अमल कर रहा है, जिसमें वो प्रायद्वीप को रूस के लिए एक सैन्य संपत्ति के रूप में पूरी तरह बेकार बना रहा है। कैसे? दरअसल क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली को हैरान कर देने वाली रफ्तार से नष्ट किया जा रहा है और इससे रूस के लिए मुश्किलों की एक नई दुनिया तैयार हो रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे और वीडियो देख सकें। यूक्रेन ने क्रीमिया में पुतिन की वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करने, काला सागर बेड़े को कमजोर करने और केर्च पुल का इस्तेमाल असंभव बना देने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। ड्रोन और मिसाइल हमले
सब कुछ निशाना बना रहे हैं। क्रीमिया में लगभग हर हफ्ते रसद केंद्र, रडार सिस्टम और वायु रक्षा बैटरियां नष्ट हो रही है, क्योंकि यूक्रेन रूस की स्तरित वायु रक्षा की घनता घटा रहा है। रूस की वायु रक्षा प्रणालियों का मासिक नरसंहार अब आम है। मार्च इसका अच्छा उदाहरण था। UKRI की 15 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी हमलों ने कब्जे वाले क्रीमिया व अन्य क्षेत्रों में रूस की 54 वायु रक्षा इकाइयां, जिनमें 15 रडार और 39 मिसाइल लॉन्चर थे, नष्ट कर दी। सिर्फ 9 मार्च को ही एक ऐसा हमला हुआ था जिसमें क्रीमिया के 2 राडम, एक नेबोयू रडार सिस्टम और एक 5N84A ओबेरॉन 14 रडार को नष्ट कर दिया गया था। ये तो बस एक उदाहरण है। यूक्रेन लंबे समय से वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बना रहा है। क्रीमिया में हर हमला खुद उस सुरक्षा को कमजोर करता है जो पुतिन ने वहां लगाई है। यूक्रेन जब पूर्व और दक्षिण के कब्जे वाले इलाकों में वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करता है, तो वह क्रीमिया की ओर और ड्रोन व मिसाइलें भेजने के लिए सुरक्षित हवाई मार्ग बना लेता है। अब क्रीमिया पर लगभग जब चाहे हमला किया जा सकता है, क्योंकि वहां ऐसी कमजोरियां पैदा हो गई हैं जो यूक्रेन को वार करने देती हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव महिला एकेडमी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर तारास कुजियो इस रणनीति को समझाते हैं। यूक्रेन रूसी हवाई रक्षा को हर जगह नष्ट कर रहा है, सिर्फ क्रीमिया में ही नहीं, ताकि रूसी मोर्चों के पीछे मध्यम और लंबी दूरी के हमलों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जा सके। उस बयान का दूसरा हिस्सा पुतिन के लिए उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी यूक्रेन का क्रीमिया को कमजोर करना। क्रीमिया की हवाई रक्षा कमजोर होने पर यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन जैसे फ्लेमिंगो क्रीमिया और रूस में भेज सकता है। जो कभी पूरे रूस के लिए सुरक्षा का एक स्तंभ माना जाता था, वह अब एक अलग थलग और लगातार बेकार होता जा रहा प्रायद्वीप बन गया है। यूक्रेन ने भी अपने दृष्टिकोण में समझदारी दिखाई है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी HUR ने क्रीमिया में वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट कर अपनी पहचान बनाई है। खोस्ट यूनिट ने रूस की सर्वश्रेष्ठ वायु रक्षा प्रणालियां जैसे S-300, S-400 और बुक को नष्ट करने में विशेषज्ञता पाई है। सटीक हमले घोस्ट्स की पहली पसंद बन गए हैं और ये हमले बहुत ही चतुराई से किए जाते हैं। क्रीमिया में रडार प्रणालियों पर हमले पुतिन की पकड़ को कमजोर कर रहे हैं, जो वायु रक्षा बैटरियां नष्ट करने से भी अहम है। क्यों? देखिए, रडार महंगे होते हैं और इन्हें बनाना भी मुश्किल होता है। यह स्थिति तो तब भी थी जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू नहीं किया था, लेकिन अब रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बोझ तले दब रहा है, जिससे उसके लिए उन पुर्जों को हासिल करना और भी मुश्किल और महंगा हो गया है, जिनकी उसे नए रडार बनाने के लिए जरूरत होती है। रडार हटते ही वायु रक्षा बैटरियां बेकार हो जाती है। वे जिस लक्ष्य को देख नहीं सकते, उस पर फायर नहीं कर सकते, जिससे पुतिन और उनके साथी यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किए गए रडारों के बगल में खड़ी बेबस वायु रक्षा प्रणालियों के ऊपर उड़ते देख परेशान हैं। अब ये कमजोरियां उजागर हो गई हैं और बदलाव हो चुका है। अब यूक्रेन अपनी क्रीमिया रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। HUR यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों के साथ क्रीमिया को निशाना बनाता है। मार्च अप्रैल में यूक्रेन ने क्रीमिया और कब्जे वाले क्षेत्र में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर 76 हमले किए। मार्च में 39 और अप्रैल में 37। पिछले 2 महीनों में यूक्रेन ने करीब 50 हमले किए, क्योंकि 2025 के अंत से उसने रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमले 300% तक बढ़ा दिए हैं। क्रीमिया कब्जे वाले क्षेत्रों से निपटने में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। उन क्षेत्रों में यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ किए गए 173 भौगोलिक रूप से चिन्हित और पुष्टि किए गए हमलों में से 100 क्रीमिया में हुए, टोचनी कलेक्टिव रिपोर्ट करता है। उसी कलेक्टिव ने यह भी उल्लेख किया है कि यूक्रेन 2025 की शुरुआत से ही क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और जैसे जैसे हम 2026 के मध्य बिंदु के करीब पहुंच रहे हैं, उसका अभियान और तेज हो गया है। हम इस तेज होती रणनीति के साथ देख रहे हैं कि पुतिन के पास यूक्रेन द्वारा क्रीमिया में किए जा रहे कार्यों का कोई जवाब नहीं है। यह सीधा है। अगर रूस इन हमलों के खिलाफ कुछ कर सकता तो जरूर करता, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर महीने क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली और अधिक कमजोर होती जा रही है और यहां से रूस के लिए स्थिति और भी खराब होने वाली है। ऐसे हमले होजेस्की उस योजना का हिस्सा है जिसका मकसद क्रीमिया को रूस के लिए सैन्य रूप से बेकार बनाना है। लेकिन यूक्रेन इससे भी आगे बढ़ रहा है।
लगातार हमलों के जरिए पुतिन को क्रीमिया पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर करने के अलावा जब यूक्रेन उसकी आज़ादी की दिशा में काम कर रहा है, अब वह क्रीमिया की कमजोरी का इस्तेमाल रूस के अंदर और गहरे हमले करने के लिए कर रहा है। क्रीमिया की आक्रामक क्षमता धीरे धीरे घट रही है और वहां से यूक्रेन पर ड्रोन व मिसाइलें दागी जाती हैं। जैसे जैसे वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट हो रही है, अब उनके लॉन्च स्थल और बुनियादी ढांचा निशाने पर है। हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। 2 अप्रैल को खबर मिली कि यूक्रेन ने क्रीमिया के एयरफील्ड पर हमला कर ओरियन ड्रोन बेस और एक AN-72P विमान नष्ट कर दिया। अप्रैल के अंत में यूक्रेन की विशेष बलों ने क्रीमिया में इस्कंदर मिसाइल भंडारण केंद्र पर हमला किया। अगर रूस की वायु रक्षा तैनाती नहीं बदलती तो यह संभव नहीं था। सुरक्षा कमजोर होने से क्रीमिया में पुतिन के सैन्य उपकरण अब खुले निशाने हैं। तो अभी क्रीमिया पर पुतिन की पकड़ कैसी है? रूस अभी भी प्रायद्वीप पर काबिज है, लेकिन उसका नियंत्रण घट रहा है। सैन्य दृष्टिकोण से केर्च ब्रिज अब लगभग बेकार हो चुका है और ब्लैक सी फ्लीट जिसे क्रीमिया से तैनात होना था, वह अब प्रायद्वीप से जितना दूर जा सकती थी उतना दूर चली गई है। रूस के लिए असली चुनौती वायु रक्षा है। वायु रक्षा बैटरियां, रडार और वे उपकरण जिनकी वे रक्षा करते हैं, सब जलकर राख हो रहे हैं। इससे पुतिन असली दुविधा में है, या तो और संसाधन झोंको या छोड़ दो। अगर पुतिन क्रीमिया पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें यूक्रेन द्वारा नष्ट किए जा रहे और अधिक सिस्टमों को क्रीमिया में भेजकर ही ऐसा करना होगा। इसके लिए या तो कब्जे वाले इलाकों से या फिर खुद रूस के भीतर से सिस्टमों को निकालना पड़ेगा। ये सिस्टम बहुत कीमती है और यूक्रेन ने बार बार साबित किया है कि ये कमज़ोर भी है। आज क्रीमिया भेजा गया एयर डिफेंस रडार कल यूक्रेन का निशाना बन जाता है। रूस क्रीमिया में खोए सिस्टमों की भरपाई के लिए नए सिस्टम नहीं बना रहा है। रूस को रडार से लेकर मिसाइलों तक किसी भी ऐसी चीज़ को बनाने में मुश्किल हो रही है जिसमें हाईटेक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है कि क्रीमिया भेजा जाने वाला ज़्यादातर हार्डवेयर पुराने भंडार से निकाला जा रहा है। आखिरकार ये भंडार भी समाप्त होंगे। क्रीमिया यूक्रेन के हमलों के खिलाफ असुरक्षित रहेगा। पुतिन का दूसरा विकल्प है क्रीमिया को रणनीतिक, लॉजिस्टिक्स और हथियार अड्डे के तौर पर पूरी तरह छोड़ देना। इससे क्रीमिया मुख्य भूमि यूक्रेन पर आक्रमण में मदद करने के लिहाज से व्यावहारिक रूप से बेकार हो जाएगा, लेकिन कम से कम इसका मतलब ये होगा कि जो हथियार और उपकरण प्रायद्वीप पर लगातार नष्ट हो रहे हैं, वे रूस या अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में थोड़ी देर और बच सकते हैं। इस विकल्प की सबसे बड़ी कमी है कि क्रीमिया की रक्षा व्यवस्था फिर न बनने से 2014 के विलय के बाद बस चुके 8 लाख रूसी नागरिक और दसियों हजार रूसी सैनिक पूरी तरह अलग थलग हो जाएंगे। क्या कोई वहां रहना चाहेगा जब यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें कभी भी हमला कर सकती हैं? चाहे वह क्रीमिया को समर्थन दे या उसे छोड़ दे, पुतिन अपनी युद्ध क्षमता को कमजोर ही करते हैं। या तो वह क्रीमिया के अंततः आज़ाद होने की जमीन तैयार करता है या अपनी सेनाओं को कहीं और नुकसान पहुंचाकर उस क्षेत्र की रक्षा करता है जिस पर यूक्रेन हमला करेगा। अब सबसे बड़ी विडंबना पुतिन के चेहरे पर तमाचा है। क्रीमिया, जहां से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ, वही खत्म होता दिख रहा है। दिलचस्प ये है कि एक आदमी ने यह पहले ही देख लिया था। अगस्त 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने क्रीमिया प्लेटफॉर्म को संबोधित किया और क्रीमिया को मुक्त कराने के यूक्रेन के इरादे के बारे में बात की। और जेलेंस्की ने कुछ खास कहा जिसने हमारा ध्यान खींचा। और मैं ये जोर देना चाहता हूं कि यूक्रेन के लिए क्रीमिया सिर्फ कोई इलाका नहीं है, न ही ये भू राजनीतिक खेल में कोई मोहरा है जैसा कि एक आतंकवादी राज्य के लिए होता है। यूक्रेन के लिए क्रीमिया हमारे लोगों का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, उन लोगों का समुदाय है जिन्हें हम स्वतंत्रता की गारंटी देंगे और आधुनिकता को बहाल करेंगे, जेलेंस्की ने घोषणा की। यूक्रेन ने शुरू से ही रूस को साफ साफ बता दिया था कि वह क्या करने वाला है। क्रीमिया कभी सौंपा जाने वाला नहीं था। हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की और यूक्रेन अगस्त 2022 के वादे निभा रहे हैं। 2014 में छीने गए प्रायद्वीप पर पुतिन की पकड़ कभी इतनी कमजोर नहीं रही थी और अचानक आए उस बदलाव के साथ जिसने यूक्रेन को क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली को तोड़ने में सक्षम बना दिया, अब ये सिर्फ समय की बात है कि वो इलाका जिसे पुतिन का तुरुप का पत्ता माना जाता था, वही जगह बनेगी जहां रूस अंततः यूक्रेन के साथ युद्ध हार जाएगा। क्रीमिया की पूरी तरह से आज़ादी की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन की मास्टर प्लान
पूरी तरह से लागू हो रही है और पुतिन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उनके मन में रूस को उसकी पुरानी सोवियत महिमा में लौटाने का सपना था। साम्राज्य पुतिन के दिमाग में था क्योंकि वे अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए पहले यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते थे और फिर यूरोप में और गहराई तक बढ़ना चाहते थे। रूस के राष्ट्रपति ने अपने लोगों को फिर से सोवियत युग में पहुंचा दिया है। अब रूस को उस युग के सबसे बुरे हिस्सों का सामना करना पड़ रहा है। रूस में माहौल उदास है क्योंकि वहां कुछ भयावह हो रहा है। नई सोवियत अकाल रूस को प्रभावित कर रही है। रूस भर में असंतोष और खुला गुस्सा बढ़ रहा है और ये सब पुतिन पर ही निकल रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने देश को कथित विशेष सैन्य अभियान में झोंक दिया जो 4 साल से ज्यादा चला और अर्थव्यवस्था को तबाही के करीब पहुंचा दिया। प्रतिबंधों का असर बहुत कड़ा रहा। पुतिन की तानाशाही सरकार के तहत जनता लंबे समय से अपनी आवाज से वंचित रही है, लेकिन अब जब उनका नेता उन्हें एक ऐसे संकट में धकेल रहा है जो पूर्व सोवियत संघ के सबसे बुरे दिनों की याद दिलाता है, तो लोग अपने जज्बात जाहिर करने लगे हैं। एक रूसी अधिकारी जिन्होंने गुमनाम रहने की शर्त पर वॉशिंगटन पोस्ट से बात की, ने रूस के अंदर के माहौल को बिल्कुल सही तरीके से बयान किया। अब माहौल है कि बहुत हो गया, आप लंबे समय से लड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध से भी लंबा चल रहा है और हम कोई क्षेत्र नहीं ले पा रहे हैं। एक और प्रमुख रूसी शख्सियत, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के लंबे समय से नेता गेन्नादी ज़्युगानोव अपनी आलोचना में और भी ज्यादा स्पष्ट है। पुतिन और उनकी पार्टी की नीतियों पर निशाना साधते हुए ज़्युगानोव गुस्से में कहते हैं, हमने आपको 10 बार बताया है कि आर्थिक पतन तय है। पहली तिमाही पहले ही सबसे निचले स्तर पर है। अगर तुरंत कदम नहीं उठाए तो शरद ऋतु तक 1917 जैसी स्थिति दिखेगी, उन्होंने राज्य ड्यूमा सत्र में कहा। पुतिन के लिए ऐसी प्रतिक्रिया पहली बार है और यह सिर्फ शुरुआत है। रूस के राष्ट्रपति ने वही प्रतिक्रियाएं दी है जो आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रोस्चेंको के अनुसार रूस के वित्तीय भंडार खत्म हो गए हैं और पुतिन अब केवल अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो युद्ध नहीं रोकेंगे बल्कि रूस में संचार के खिलाफ नया युद्ध शुरू कर रहे हैं ताकि असंतोष उनकी जानकारी में न आ सके। पुतिन स्टालिन जैसा नियंत्रण चाहते हैं पर साम्राज्य निर्माण के नतीजों के बिना। और जैसे जैसे पुतिन एक असफलता से दूसरी असफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, रूस के अंदर निराशा बढ़ती जा रही है। बेकाबू महंगाई, रूस व मोर्चे पर खाद्य आपूर्ति समस्याएं, उजाड़ व्यापार माहौल और युवाओं में निराशा, ये नए रूस के लक्षण हैं जिसे पुतिन ने बनाया। रूस अब आर्थिक संधिकाल के एक अजीब दौर में है और ये एक ऐसा दौर है जो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जेनिस क्लूगे, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स से कहते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के बाद तेल की ऊंची कीमतों से रूस को आर्थिक राहत नहीं मिलेगी। इस समय रूसी अर्थव्यवस्था संधिकाल में है, जहां होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और ऊंची वस्तु कीमतों से सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। रूस की आर्थिक स्थिति हाल के महीनों में काफी खराब हुई है। जेनिस क्लूगे कहते हैं, तेल की ऊंची कीमतें रूस की आर्थिक सच्चाई नहीं छुपा सकती। गंभीर स्थिति सामने आ रही है। 2026 के पहले 2 महीनों में रूस की अर्थव्यवस्था 1.8% गिरी। इसका कारण ऊंची ब्याज दरें और कड़े प्रतिबंध हैं जो अब असर दिखा रहे हैं। रूसी व्यवसायों में घरेलू या विदेशी निवेश लगभग पूरी तरह बंद हो गया है। रूसी संघीय सांख्यिकी सेवा रोस्टेट के अनुसार जनवरी में रूस के व्यवसायों पर 109 अरब डॉलर की बकाया व्यावसायिक बिलों की रिकॉर्ड तोड़ देनदारी थी। और जहां तक रूस की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि की बात है तो वह अच्छी नहीं है। पुतिन को निश्चित रूप से लगा था कि जब उन्होंने पूरे देश को एक युद्ध मशीन में बदलकर रूस की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया तो उनका दाव सफल होगा। कुछ सालों तक वह सही थे। जब तक प्रतिबंधों का रूस पर असर नहीं हुआ, तब तक 2023-2024 में देश की जीडीपी 2 साल 4% से ज्यादा बढ़ी। फिर सब कुछ बिखरने लगा। 2025 में रूस की जीडीपी में सिर्फ 1% की सालाना वृद्धि हुई। पिछले 1 दशक या उससे अधिक समय में रूसी विज्ञान एकेडमी के अर्थशास्त्री रॉबर्ट निगमातुल्लिन ने बताया कि 2015 से रूस की जीडीपी वृद्धि औसतन 1.5% प्रति वर्ष रही है।
जहां तक उपभोक्ता कीमतों की बात है तो उसी अवधि में वे 77% बढ़ गई हैं। पुतिन द्वारा रूसी सैन्य औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान देने से बना बुलबुला जल्दी खत्म हो गया। अब रूस फिर से गिरती वृद्धि और अत्यधिक युद्धकालीन खर्च का सामना कर रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों ने अल्पकालिक रूप में पुतिन की मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में रूस की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 0.8% से बढ़ाकर 1.1% किया। ये शायद ही वो अच्छी खबर है जो पुतिन को सुनने की जरूरत है। यूरोपीय संघ सुरक्षा अध्ययन संस्थान ने बताया है कि रूस का 2026 के लिए बजट राजस्व में 102 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। रूस को चाहिए कि मौजूदा ऊंचे तेल दाम 2026 के अंत तक बने रहें। सिर्फ इतना ही चाहिए कि अमेरिका और ईरान अपना युद्ध खत्म कर दें, फिर रूस एक बार फिर संकट की स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर भी युद्ध खर्च कम नहीं होता। सोवियत संघ अरबों डॉलर सेना पर इसलिए खर्च करता था क्योंकि उसे साम्राज्य बनाए रखना और नई जमीनें जीतनी थीं। पुतिन ने रूस के 2.5 ट्रिलियन डॉलर ऐसे युद्ध पर खर्च किए जिससे रूस को यूक्रेन का सिर्फ टेक्सास के आकार का 10वां हिस्सा मिला, वो भी 2022 की शुरुआती कब्जे की लहर के बाद। ये यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार है, जो कहता है कि इस सब की आर्थिक गणना के हिसाब से रूस ने यूक्रेन के हर एक वर्ग मील पर कब्जा करने के लिए लगभग 90 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ये एक बेहिसाब रकम है जो रूस ने नष्ट हो चुकी मशीनरी, मानव संसाधन, सैन्य खर्च और आर्थिक पतन पर खर्च कर दी है। रूस भर के लोग, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या सबसे गरीब रूसी हों, इस सब को देखकर एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, हम इतनी कुर्बानी क्यों दे रहे हैं जब यह विजय अभियान कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। मिखाइल खोदोरकोव्स्की, जो कभी रूस के सबसे अमीर आदमी थे और अब लंदन में अपने नए ठिकाने से पुतिन का विरोध करते हैं, कहते हैं कि पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से जो भी देशभक्ति की भावना जगी थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। वे कहते हैं कि युद्ध जितना किसी ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा लंबा खिंच गया है। वे आगे जोड़ते हैं, यह तथ्य कि उन्होंने 3 गांव जीते या हारे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खोदोरकोव्स्की उसी आवाज में बोल रहे हैं जिस आवाज में कई रूसी ओलिगार्क्स, जिन्हें प्रतिबंधों से भारी नुकसान हुआ है, बोलना चाहते हैं। लेकिन पुतिन के लिए इससे कहीं ज्यादा चिंता की बात यह है कि समस्या ओलिगार्क्स नहीं है जिन्हें वो खुली खिड़कियों और रहस्यमय मौत की धमकी दे सकते हैं। असली समस्या रूस की जनता है। वे पुतिन की पूरी आर्थिक नाकामी से पैदा हुई सोवियत युग जैसी आर्थिक गिरावट वाली व्यवस्था से पस्त हो चुके हैं और उनकी एकांगी सोच उन्हें ऐसी जंग जारी रखने पर आमादा किए हुए है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। निराशा अब खुली नाराजगी में बदल गई है, जो पुतिन के लिए सब कुछ बदल सकती है। रूस की निराशा की गहराइयों में जाने से पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। रूस के बड़े कारोबारी शायद खोदोरकोव्स्की जैसी बातें कहने से डरते हैं, लेकिन निचले स्तर पर रूस के छोटे व्यापार मालिक निराशा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बार बार बढ़े हुए टैक्स और ऐसी नीतियों से झटका लग रहा है जो मानो उन्हें असफल होने के लिए ही बनाई गई हों। मॉस्को के एक व्यवसायी ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि यूक्रेन युद्ध कब तक चलेगा यह किसी को नहीं पता, पुतिन को भी नहीं। पर्शियन गल्फ का संघर्ष खतरनाक है क्योंकि इससे पुतिन को बेवजह बढ़ावा मिला। रूस के बाकी हिस्सों के लिए समस्या सीधी है, लोग नहीं जानते कि युद्ध कब तक चलेगा और दूसरी ओर वे पहले से ज्यादा डर रहे हैं कि राज्य उनसे और भी अधिक चीजें छीन लेगा, व्यवसायी का कहना है। तातियाना, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी की 53 वर्षीय मैनेजर, कहती हैं कि जो वह देख रही हैं उसने सोवियत संघ के अंतिम दिनों की भयानक यादें ताज़ा कर दी हैं। हम पहले भी लौह पर्दा के पीछे रह चुके हैं और सोचा था ऐसा दोबारा नहीं होगा, मगर अब फिर हो गया है। अब हमारे पास डिजिटल लौह पर्दा है। वो कहती है, पुतिन की रूस की आर्थिक संकट पर प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हुए, कोई नीति नहीं, सिर्फ दमन है। रूसी संचार क्षेत्र पर हमला इस तरह से किया जा रहा है कि रूस के लोगों और व्यापार मालिकों को बोलने से रोका जा सके। इन व्यापार मालिकों के पास कई शिकायतें हैं। 28 अप्रैल को मॉस्को टाइम्स ने खुलासा किया कि पुतिन की सोवियत जैसी नीतियों से रूस के छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। 2026 की शुरुआत में लागू किए गए कर बदलावों के कारण रूस के 65% छोटे उद्यमों ने साल की पहली तिमाही में कोई मुनाफा नहीं कमाया।
ऐसे व्यवसाय रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस समाचार स्रोत ने कहा। अब वे लोग ज्यादा टैक्स, ऊंची ब्याज दरें और स्थायी श्रमिक संकट से जूझ रहे हैं, जो पुतिन द्वारा प्रतिभाओं को सैन्य औद्योगिक तंत्र या यूक्रेन भेजने से हुआ है। हैरानी की बात है कि रूस के छोटे व्यवसायों पर पुतिन के दबाव से उन्हें वैसा अप्रत्याशित लाभ नहीं मिल रहा जैसा उन्होंने सोचा था। जनवरी मार्च में रूस के विशेष टैक्स कोड वाले व्यवसायों और व्यक्तियों से टैक्स राजस्व 2025 की तुलना में 16% कम हुआ। और अगर हम निराशा की बात करें तो मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट है कि 63.5% रूसी व्यापार प्रतिनिधि उम्मीद करते हैं कि उनके देश की आर्थिक स्थिति और खराब होगी। एक और 25% का कहना है कि उन्हें लगता है कि स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, जो रूस की मौजूदा दुखद स्थिति को देखते हुए बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है। रूस अपना पैसा उन्हीं सरकारी कंपनियों में लगा रहा है जो युद्ध का समर्थन करती है। पुतिन और उनके साथी अपने लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, बाकी सभी को चुप रहना है, काम करना है या फिर एक अंतहीन युद्ध में झुलसना है। अब आम रूसी लोगों पर ध्यान दें। वीडियो की शुरुआत में सोवियत काल के रूस के अकालों का जिक्र हुआ था। पुतिन के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी खाद्य स्थिति अभी तक उस तरह के संकट स्तर तक नहीं पहुंची है, कम से कम अभी तक नहीं। रूस भी खाद्य समस्याओं से प्रभावित है। जुलाई 2021 में इसके संकेत मिले थे कि कुछ बुरा होने वाला है। यूनिसेफ ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट जारी की, जिसमें देशों में खाद्य संकट झेल रहे लोगों की जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार करीब 9 मिलियन रूसी कुपोषण या खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें 4 लाख गंभीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं। आज रूस में लोगों की खाने पीने की हालत अच्छी नहीं है, इसके और संकेत मिल रहे हैं। क्या आपको वह बेकाबू महंगाई याद है? 2015 से रूस में उपभोक्ता कीमतें 77% बढ़ी हैं। खाद्य पदार्थ भी इन कीमतों में बढ़ोतरी से बिल्कुल अछूते नहीं हैं। यह सबसे ज्यादा प्रभावित उत्पादों में से एक है। बीबीसी के 1 फरवरी लेख में बताया गया कि जनवरी-फरवरी में कई रूसी नागरिकों का खाद्य बजट 20% से ज्यादा बढ़ा। अंडे और सब्जियां समेत सभी खाद्य पदार्थ प्रभावित हैं। 2024 की तुलना में 2026 में आलू की कीमत 167% बढ़ गई है, दूध 59%, डिब्बाबंद बीज 55% और सफेद स्लाइस ब्रेड 45% महंगी हुई है। ये 2 साल की खाद्य महंगाई है और आप इसमें रूस का नया वैल्यू एडेड टैक्स रेट 22% भी जोड़ सकते हैं, जो पहले 20% था। रूस में अलमारियां और फ्रिज भरना अब मुश्किल हो गया है। 2025 की खराब फसल ने स्थिति बिगाड़ दी है। पिछले साल अगस्त तक रूस में 17 वर्षों की सबसे खराब फसल की संभावना थी। रूस एक ऐसा देश है जिसने 2014 में पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में पश्चिमी खाद्य आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो रूस द्वारा क्रीमिया के अवैध विलय के कारण लगाए गए थे। रूस पर प्रतिबंधों में ज्यादातर खाद्य पदार्थ छूटे हैं, लेकिन खराब फसल के कारण उसे पहले से कहीं ज्यादा खाद्य आयात करना होगा। वह आयातित भोजन देश में उगाए गए भोजन की तुलना में अधिक महंगा है। आपने देखा, रूस की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर खाद्य आयात संभालने लायक नहीं है, क्योंकि पुतिन ने युद्ध में बहुत खर्च किया। रूसी लोग अब सोवियत युग के सबसे बुरे अकाल जैसा असर तो नहीं महसूस कर रहे, पर तेजी से खाद्य असुरक्षा झेल रहे हैं। और जहां तक पुतिन के मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की बात है, असली खाना अब एक लग्जरी जैसा महसूस होने लगा है। पुतिन जिन लोगों को रूस का नाम रोशन करने का काम देते हैं, उन्हीं के साथ वह सबसे बुरा व्यवहार करते हैं। 25 अप्रैल की एक रिपोर्ट में टाइम्स ने बताया कि यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी को सबूत मिले हैं कि रूसी सैनिक भोजन की कमी के कारण अपने मारे गए साथियों के शव खाने लगे हैं। यूक्रेन ने इस तरह की कम से कम 5 घटनाएं पाई हैं, जो तब सामने आई जब यूक्रेन ने दर्जनों रूसी ऑडियो ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया। कुछ रूसी सैनिक तो अपने साथियों को जानबूझकर मार रहे हैं ताकि वे उनका मांस खा सके। मोर्चे पर भूखमरी रूस के सैनिकों को पागल कर रही है। सोचने वाली बात है कि अगर रूस के अंदर खाद्य महंगाई इसी तरह बढ़ती रही और फसलें नाकाम रही तो हालात कितने खराब हो सकते हैं। रूसी जनता में उम्मीद घट रही है।
निराशा बढ़ रही है और इसका सबसे अधिक असर युवाओं पर है। पुतिन के युद्ध ने रूस के युवाओं की वो सारी उम्मीदें छीन ली है जो वे फैक्ट्रियों के बाहर या यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों से दूर एक बेहतर जीवन जीने के लिए रखते थे। रूस में छोटे व्यवसाय बंद होने से युवाओं के पास अब या तो लड़ाई करने या मशीनें बनाने के ही विकल्प है। 19 वर्षीय छात्र इगोर जो वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हैं इस आम भावना को साझा करते हैं। वे कहते हैं, कुल मिलाकर मैं और मेरे जानने वाले सभी लोग पूरी तरह से निराशा महसूस करते हैं कि इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हर कोई जाना चाहता है पर अधिकतर के पास विकल्प नहीं है। कोई भी अपना भविष्य इस देश से जोड़ना नहीं चाहता। यहाँ रहना मुश्किल, महंगा और निराशाजनक है। क्या यह पुतिन की योजना के तहत है? अगर रूस के नेता का मकसद ज्यादा युवाओं को सेना में भेजना है तो अर्थव्यवस्था को सोवियत जैसी हालत में ले जाना शायद मास्टर स्ट्रोक है। इन युवाओं को ऐसे रूस की जरूरत नहीं है जो उनके भविष्य का ख्याल रख सके। वे यूक्रेन में मरने में इतने व्यस्त होंगे कि उन्हें इसकी चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। कटाक्ष को एक तरफ रखे तो ऐसा लगता है कि पुतिन द्वारा रूस के जितने ज्यादा युवाओं को संभव हो सके अपनी बनाई हुई युद्ध मशीन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मार्च 2022 में पूर्ण पैमाने के आक्रमण के पहले महीने के भीतर पुतिन ने कहा था कि सिर्फ पेशेवर सैनिक ही यूक्रेन भेजे जाएंगे। युवाओं को युद्ध लड़ने से बचाया जाएगा। बहुत कुछ बदल गया है। अब रूस की सेना किसी भी उम्र के व्यक्ति को जो भर्ती होने के लिए तैयार है उसके सामने भारी मात्रा में नगद पैसे लहराती है। जो अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहे जवान मोर्चे से दूर सेवा पूरी करने वाले थे उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है। जुलाई 2025 तक बीबीसी रूसी सेवा ने कम से कम 245 रूसी सैनिकों के सत्यापित सबूत पाए थे जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और जो 2023 से 2025 के बीच यूक्रेन में मारे गए थे। ऐसे और भी लोग होंगे और किसी 18 साल के युवक को यूक्रेन में नहीं होना चाहिए था। जो युवा सीधे मोर्चे पर लड़ाई से बचने में सफल रहे उन पर भी पुतिन की युद्ध मशीन में अन्य तरीकों से योगदान देने का दबाव डाला जा रहा है। 4 अप्रैल को इंडिपेंडेंट ने बताया कि रूस छात्रों को इंजीनियर या ड्रोन ऑपरेटर बनने के लिए बड़ी रकम दे रहा है ताकि ड्रोन बल मजबूत किए जा सके। रूसी सेना ने यह दावा करने की कोशिश की है कि यह सब बकवास है। रूस ने कहा कि युवाओं पर ड्रोन पायलट या इंजीनियर बनने के बदले अपनी मनचाही जिंदगी छोड़ने का दबाव नहीं है। लेकिन हमने पहले भी रूस को अपने युवाओं से किए वादे तोड़ते हुए देखा है। पुतिन के इस अंतहीन युद्ध में यूक्रेन भेजने के लिए लगातार नए लोग चाहिए होंगे। रूस के कई लोगों के पास सिर्फ निराशा बची है जो पुतिन द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था और जिंदगी बर्बाद करने से आई है। पुतिन के लिए इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता जब तक कि वह उस तानाशाही को बनाए रख सकते हैं जिसने उन्हें 1/4 सदी से भी ज्यादा समय तक सत्ता में बनाए रखा है। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी पुतिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। रूस के बेआवाज लोगों की आवाज अब सुनाई देने लगी है। लोग अपने नेता के खिलाफ होने लगे हैं। 24 अप्रैल को प्रावदा ने रिपोर्ट किया कि सरकारी ऑल रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया कि पुतिन की लोकप्रियता लगातार 7वें हफ्ते गिर गई है। इस समय पुतिन की लोकप्रियता 65.6% है जो 2022 के बाद से सबसे कम है। पुतिन पर भरोसा भी घटकर 71% रह गया है और इन 7 हफ्तों में दोनों आंकड़ों में क्रमशः 7.3% और 6.5% की गिरावट आई है। आपको लग सकता है कि पुतिन के समर्थक अब भी ज्यादा है, लेकिन ध्यान रहे कि वहां असहमति जताने पर लोगों को गुलाग या और भी बुरी जगह भेजा जा सकता है। जिन लोगों ने अतीत में पुतिन का विरोध किया है उनमें से कई का अंत निर्वासन या यहाँ तक कि मौत के रूप में हुआ है। रूस में यूक्रेन युद्ध की आलोचना करना अवैध है और एक समय था जब पुतिन की लोकप्रियता दर 88% तक पहुंच गई थी। अप्रैल 2026 की रेटिंग से 20% से ज्यादा कम रेटिंग दिखाती है कि रूस की जनता अपने नेता और युद्ध नीति से तंग आ चुकी है। पुतिन की मजबूत छवि में दरारें दिख रही हैं। अगर रूस की लगभग 35% आबादी यह कहने को तैयार है कि वो पुतिन के कामों से खुश नहीं है तो कितने लोग ऐसे होंगे जो ऊपर से तो खुश होने का दावा करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर अपने नेता द्वारा बनाई गई गंभीर स्थिति को लेकर निराश है। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी हिम्मत खोते जा रहे हैं क्योंकि खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक मृत रूसी अर्थव्यवस्था पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब व्लादिमीर पुतिन कभी नहीं चाहता कि मिले। वह पुराने सोवियत नेताओं की सबसे बुरी ज्यादतियों को अपनाकर खुश है।
पर व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं कि वे हमेशा नहीं रह सकते। हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर यूक्रेन ने रूस पर जीत हासिल कर ली हो और व्लादिमीर पुतिन को इसकी खबर न हो तो क्या होगा? ये सवाल पूछना शायद पागलपन लगे, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अपने सैनिकों को यूक्रेन में मौत के मुंह में भेज रहे हैं। ये सवाल जितना अजीब लगता है उतना है नहीं। हकीकत ये है कि जंग के मैदान पर हालात बदल रहे हैं और इससे यूक्रेन के पास अब तक का सबसे बड़ा मौका आया है कि वो इस युद्ध को खत्म कर सके। अब पुतिन के पास दो विकल्प है, दोनों में हार तय है। हम जल्द बताएंगे कि वे विकल्प क्या है। रूस को जमीन पर गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह वसंत आक्रमण के साथ डोनबास को पुतिन के हवाले करने की कोशिश कर रहा है। वसंत शुरू हो चुका है, इसका मतलब रूस के लिए अच्छा होना चाहिए था। जब सूरज निकलता है तो जमीन सूख जाती है, वसंत की हरियाली छुपने का मौका देती है और वे सभी तत्व जो सर्दियों में सैन्य अग्रिम के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं वे दूर हो जाते हैं। पुतिन की योजना, जैसी कि पिछले कुछ वर्षों से रही है, एक वसंत आक्रमण शुरू करने की थी जो गर्मी और पतझड़ तक जारी रहे या यूक्रेन की डोनबास रक्षा को हमेशा के लिए ध्वस्त करने का लक्ष्य रखे। अगर रूस खेरसोन और जापोरिजा प्रांतों में और आगे बढ़ पाता और जापोरिजा शहर तक पहुंचता तो ये और बेहतर होता। पुतिन की समस्याएं खुद को ढालने में उनकी असमर्थता से शुरू हुई। पुतिन के पास वही थकाऊ आक्रामक रणनीति है जो हम 4 सालों से देख रहे हैं। जड़ता के कारण वसंत आक्रमण को नुकसान हुआ है। जल्दी ही संकेत मिल गए थे कि इस वसंत रूस के पक्ष में हालात नहीं होंगे। रूस के नए हमले के पहले हफ्ते में ही 10,000 हताहत हुए, नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार। इसमें 17 मार्च का रिकॉर्ड तोड़ दिन भी शामिल है जब रूस ने अपने 1,710 सैनिक खो दिए, जो 2026 में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। कुछ महीनों की कमजोर शुरुआत के बाद अब साफ है कि वसंत का हमला विफल रहा, जिससे पुतिन उन दो विकल्पों में से एक चुनने के करीब आ गए हैं और दोनों का नतीजा उस युद्ध में रूस की हार है जो उसने शुरू किया था। डोनबास का पतन अब भी वसंत की शुरुआत जितना ही दूर है। रूस की सेनाएं बस डोनेट्स्क किलेबंदी से टकरा रही हैं, अगर वे वहां तक पहुंच भी पाती हैं, और वे कोई खास सेंध लगाने से पहले ही मारी जा रही हैं। 9 मई की रूस की विजय दिवस परेड का दुखद दृश्य तब और स्पष्ट हुआ जब उदास पुतिन ने मास्को में अपने सामने कुछ खास नहीं देखा। रूसी सैन्य शक्ति दिखाने का प्रयास पुतिन की कमजोरी का प्रतीक बन गया, क्योंकि यूक्रेनी हमले के डर से रूस ने अपना कोई भी सैन्य साजो सामान नहीं दिखाया। यह परेड रूस की विफलता का एक स्मारक बनकर रह गई और जमीन पर हमें साफ दिख रहा है कि वसंत पुतिन की सोच के मुताबिक नहीं जा रहा। अगर हल्के शब्दों में कहे तो रूस की प्रगति की गति बहुत धीमी रही है। सबसे अच्छे हालात में, जैसा कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस संगठन डीप स्टेट ने रिपोर्ट किया है, रूस ने इस वसंत में अब तक यूक्रेन की 672 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। ये 2025 में इसी समय कब्जाए गए 827 वर्ग किलोमीटर से काफी कम है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार रूस के लिए हालात इससे बेहतर नहीं है। रिपोर्टें दिखाती हैं कि रूस कुछ जगह बढ़त बना रहा है, लेकिन जमीन भी खो रहा है। युद्ध अध्ययन संस्थान के मई विश्लेषण के अनुसार अप्रैल में रूस ने पहली बार यूक्रेन के अंदर शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान दर्ज किया। कुर्स्क में यूक्रेन के 2024 के जवाबी हमले के बाद पहली बार। अप्रैल के अंत तक यूक्रेन ने 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया था, जो एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना व्लादिमीर पुतिन ने कभी नहीं सोचा था, खासकर उस वसंत में जिसे वह शानदार मान रहे थे। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में यूक्रेनी जवाबी हमलों ने रूस को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है और यही एक बड़ा कारण है कि जब रूस को आगे बढ़ना चाहिए था तब यूक्रेन बढ़त बना रहा है। इन जवाबी हमलों ने व्लादिमीर पुतिन की जापोरिज्जा क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाओं को पूरी तरह से उलट दिया। डोनेट्स्क में स्लोवियंस की ओर रूस की बढ़त रुक गई है और किलेबंद शहरों की पट्टी का पहला शहर जिसके करीब रूस पहुंच पाया है, कोस्त्यांतिनिवका अपना काम कर रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के गुर्गे हर एक सड़क के लिए भारी संख्या में मारे जा रहे हैं, जिसे वे कब्जा करने में कामयाब हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को अब उन दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिन्हें उन्हें पहले कभी नहीं चुनना पड़ा था। धीमी क्षेत्रीय बढ़त के पीछे दो बड़ी समस्याएं हैं जिनकी वजह से कठिन विकल्प सामने आ रहा है।
यूक्रेन की बढ़ती तकनीकी बढ़त और रूस की सेना को हो रही भारी जनहानि। हम मौत से शुरू करेंगे। हाल के महीनों में कई मौतें हुई हैं। रूस ने सोचा था कि वह संख्या के बल पर यूक्रेन को हरा देगा, लेकिन अब वही भारी नुकसान उसकी सेना पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन से भरे मारक क्षेत्र अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने 2026 की वसंत आक्रामक कार्रवाई में जबरदस्त फर्क डाला है। एफपीवी ड्रोन की मदद से यूक्रेन मोर्चे से कुछ किलोमीटर के दायरे में हिलने वाली किसी भी चीज पर हमला कर सकता है और इसकी लागत किसी स्थिर ठिकाने पर एक तोप का गोला दागने की लागत का केवल 10% है। यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से बदलाव आ गया है और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप जानेंगे कि ये क्यों वाकई मायने रखता है। असली मायने नतीजों के हैं। कीव इंडिपेंडेंट और पॉलिटिको सहित कई मीडिया संस्थानों के अनुसार अब ड्रोन युद्ध क्षेत्र में 80% तक हताहतों के लिए जिम्मेदार है। कुछ लोग इस संख्या को और ज्यादा मानते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च में रूस की रिकॉर्ड हताहत दर में यूक्रेन के दावे के अनुसार पुष्टि किए गए 35,351 रूसी हताहतों में 96% ड्रोन से दर्ज हुए। बाकी हताहत छोटे हथियार, फायरिंग और तोपखाने से हुई थी। ड्रोन रूस के सैन्य उपकरणों पर भी असर डाल रहे हैं क्योंकि हजारों टैंक, बख्तरबंद वाहन और वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट हो चुकी हैं, जिससे पुतिन को मजबूरी में स्थिति स्वीकार करनी पड़ रही है। हर गुजरते साल के साथ रूस का हमला कमजोर होता जा रहा है और यूक्रेन की रक्षा मजबूत होती जा रही है। मार्च में हुए भारी हताहतों की संख्या पर लौटें तो यह पुतिन की सेना के लिए कोई एक बार की घटना नहीं थी। यूक्रेन ने अप्रैल में भी यही किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस महीने 35,203 रूसी सैनिक मारे या घायल हुए। ध्यान रखें कि अप्रैल में मार्च से एक दिन कम होता है, तो लगभग तय है कि अगर वह एक अतिरिक्त दिन होता तो यूक्रेन मार्च के आंकड़ों की बराबरी करने के लिए जरूरी लगभग 150 और हताहत कर देता। एक पैटर्न बन रहा है जो पुतिन के लिए ठीक नहीं है। हर महीने पहले से कहीं ज्यादा रूसी सैनिक मारे या घायल हो रहे हैं, जबकि ये आंकड़े उस वसंत आक्रमण के दौरान दर्ज हुए जिसे रूस के लिए बड़ा क्षेत्र दिलाने वाला माना गया था। मौत के मामले और बिगड़ रहे हैं। रूस की वसंत हताहत दर चौंकाने वाली है, लेकिन पुतिन के लिए असली समस्या यह है। रूस हर महीने 35,000 से ज्यादा सैनिक खो रहा है, जिनमें अधिकतर कभी लौट नहीं रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 10 मार्च को कहा कि रूस के मारे गए और घायल सैनिकों का अनुपात मारे गए सैनिकों की ओर ज्यादा है। कुल नुकसानों में 62% मौतें और 38% घायल हैं, वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया, जो मौत के पक्ष में करीब 2:1 का खतरनाक अनुपात है। ध्यान रखें, सभी घायल लौट नहीं पाते। रूसी सैनिक के टांग उड़ने पर वह मोर्चे पर उपयोगी नहीं रहता। संभावना है कि रूस के 2/3 से ज्यादा, बल्कि शायद 3/4 के करीब नुकसानों में वे सैनिक हैं जो कभी मोर्चे पर नहीं लौट सकेंगे। रूस कितनी भी कोशिश कर ले, पुतिन की सेना के सैनिकों को अक्सर लापता बताया जाता है। मौत की पुष्टि नहीं की जाती, जबकि रूसी स्वतंत्र मीडिया मौत के आंकड़े उजागर कर रही है। 9 मई की एक रिपोर्ट में रूस के मेडूजा और मीडिया जोना ने मिलकर पता लगाया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से 18 से 59 साल की उम्र के 3,52,000 रूसी पुरुष मारे जा चुके हैं। इन मौतों की पुष्टि रूस के प्रोबेट रजिस्ट्री की जांच के साथ साथ बीबीसी रूस जैसी संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए सत्यापित मृत्यु डेटाबेस की जांच से हुई है। मृतकों की संख्या शायद इससे ज्यादा है। स्थिति और खराब हो रही है। रूसी भर्ती अब उन सैनिकों की संख्या की बराबरी करने में नाकाम होने की कगार पर है, जिन्हें पुतिन यूक्रेन युद्ध की चक्की में झोंक रहे हैं। 4 मई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि अप्रैल लगातार 5वां महीना था जब रूस यूक्रेन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त सेना भर्ती नहीं कर सका। इसका मतलब है कि रूस की सेना लगातार 5 महीनों से धीरे धीरे घट रही है, जो इस बात का भी संकेत है कि पुतिन को 2 बुरी विकल्पों में से एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मिलिटार्नी ने भी अप्रैल के मध्य में रूसी भर्ती पर नजर डाली और जो नतीजे सामने आए वे पुतिन के लिए और भी हतोत्साहित करने वाले थे। आंकड़ों के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में रूस ने रोजाना लगभग 800 सैनिक भर्ती किए, जबकि 2025 की इसी अवधि में ये संख्या रोजाना 1000 से 1200 सैनिकों के बीच थी। भर्ती में 20% या अधिक गिरावट पुतिन नहीं चाहेंगे, खासकर जब वसंत हमले में रिकॉर्ड हताहत हो रहे हैं। और यूक्रेन
इन सभी समस्याओं को रूस के लिए और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। कैसे? दूसरी बड़ी समस्या जिसका हमने पहले जिक्र किया था वो ये है कि यूक्रेन अपनी उपलब्धियों पर आगे बढ़ते हुए रूस के खिलाफ तकनीकी युद्ध में अपनी बढ़त को और बढ़ा रहा है। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले ये है द मिलिट्री शो, और यहाँ से आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस युद्ध में शामिल दोनों देशों में से यूक्रेन हमेशा से ही नव प्रवर्तन करता रहा है। मिखाइलो फेडोरोव के रक्षा मंत्री बनने के बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ तकनीक केंद्रित दृष्टिकोण और अपनाया है। फेडोरोव जिस डेटा और आधुनिक प्रबंधकीय सोच का समर्थन करते हैं उसका उपयोग यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और देश की सेना के पूरी तरह से पुनर्गठन में किया जा रहा है। ये तकनीकी विशेषज्ञ हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो यूक्रेन के लिए जरूरी है, क्योंकि देश पुतिन के आक्रमण के चलते 213 अरब डॉलर के बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। फेडोरोव का काम करने का तरीका यह है कि वे जितना संभव हो सके उतना कम संसाधनों से अधिकतम हासिल करें, और यूक्रेन की सेना में जो बदलाव वे पहले ही ला चुके हैं उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री के रूप में अपनी पिछली भूमिका में फेडोरोव ने डेल्टा सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम शुरू कराया, जिससे सैनिक युद्ध क्षेत्र से वीडियो और जानकारी साझा कर सकते हैं। अब यूक्रेन अपने हताहतों की पुष्टि के लिए वही सिस्टम इस्तेमाल करता है। रूस के खिलाफ हर एफपीवी ड्रोन हमले को रिकॉर्ड किया जाता है, अपलोड किया जाता है और गिना जाता है, ताकि यूक्रेन को युद्ध क्षेत्र में किए जा रहे नुकसान का सटीक अंदाजा मिल सके। फ्योडोरोव को भी सशस्त्र बलों के उस कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की के लिए एक अहम संतुलनकारी ताकत माना जाता है, जिन्हें कीव इंडिपेंडेंट सोवियत मानसिकता वाला कहता है। दोनों यूक्रेन की सेना को पुराने नए का बेहतरीन संयोजन देने में सहयोग कर रहे हैं। यूक्रेन ने जो तकनीकी बढ़त विकसित की है उसमें इसके प्रभाव सभी के लिए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। संचार के क्षेत्र में फ्योडोरोव ने रक्षा मंत्री के रूप में पहली बड़ी सफलता स्पेस एक्स से वार्ता कर रूस द्वारा वर्षों से यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे अवैध स्टारलिंक टर्मिनल बंद करवाने में पाई। रूसी मोर्चे पर अफरा तफरी मच गई, जिससे यूक्रेन के जवाबी हमलों और भारी संख्या में हताहतों की संख्या में काफी योगदान हुआ, जिसे हम अब देख रहे हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया ने 10 मई को बताया कि स्टारलिंक की कमी से रूस की ड्रोन रणनीति प्रभावित हुई है। पुतिन ने पूरा काला सागर अभियान तैयार किया था, क्योंकि वह यूक्रेन के खिलाफ नौसैनिक ड्रोन अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा था, ताकि यूक्रेन द्वारा काला सागर बेड़े को पंगु बनाने का जवाब दिया जा सके। 2025 के मध्य तक प्रोटोटाइप तैयार थे और 2026 में रूस अपने नौसैनिक ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू करने वाला था। स्टारलिंक बंद होने से सब रुक गया, पर यूक्रेन की तकनीक काला सागर पर अब भी हावी है। तकनीक पर बढ़ता ध्यान यूक्रेन की रक्षा पंक्ति में उसकी मदद कर रहा है। सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन यूक्रेन की बहुस्तरीय वायु रक्षा में जुड़ने से रूस के शाहेड ड्रोन की प्रभावशीलता घट रही है। जमीनी रोबोटिक सिस्टम्स को पूरे मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस के अनुसार ये रोबोट 2026 के अंत तक यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति की पैदल सेना की जरूरत 30% तक और भविष्य में 80% तक घटा सकते हैं। वे रोबोट यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स के लिए दिन ब दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, और कुछ को तो मशीन गनों से लैस करके आक्रामक हथियारों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर है AI। यूक्रेन उस क्षेत्र में रूस से इतनी आगे निकल चुका है कि ये मजाक की बात भी नहीं है। अब झुंड के झुंड स्वायत्त ड्रोन युद्ध क्षेत्र में छोड़े जा रहे हैं, जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ लक्ष्यों की पहचान, उनका पीछा और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। यूक्रेन ने यूके के साथ साझेदारी की है, जो रूस को पंगु बना सकने वाले अत्याधुनिक ड्रोन के आगे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को फंड कर रहा है। जैसे जैसे मारक क्षेत्र गहरे होते जा रहे हैं और तकनीक बेहतर होती जा रही है, यूक्रेन युद्ध के मैदान में अपनी गति बढ़ा रहा है। यूक्रेन की बढ़त और रूस की जवाबी कार्रवाई में असमर्थता के कारण अब पुतिन के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, जिनमें दोनों का मतलब है कि रूस ये युद्ध हार जाएगा। पहला विकल्प, लामबंदी करना। रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले जो एकमात्र बढ़त अभी भी है वह है उसके पास कहीं ज्यादा जनशक्ति होना। रूस की आबादी यूक्रेन की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका उतना असर इसलिए नहीं पड़ा जितना हो सकता था, क्योंकि पुतिन ने ज्यादातर युद्ध के दौरान लामबंदी करने में हिचकिचाहट दिखाई है। याद रखिए,
ये वही आदमी है जो अब भी इस युद्ध को एक विशेष सैन्य अभियान कहता है, 4 साल और 13 लाख से ज्यादा हताहतों के बाद भी। पुतिन जानते हैं कि लामबंदी करने से उनका सामाजिक अनुबंध टूट जाएगा जो उनके शासन की नींव है, इसलिए वे इसे विकल्प नहीं मानते। पुतिन ने 25 सालों में खुद को रूस को स्थिरता दिलाने वाले ताकतवर इंसान के रूप में दिखाया है। देश को लामबंद करना और उसे पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में रखना उस अनुबंध को चूर चूर कर देता है। इसका मतलब है कि पुतिन रूसी जनता से कह रहे हैं कि वह गलत थे और रूस उन विशाल संसाधनों के बावजूद यूक्रेन पर भारी नहीं पड़ सकता जिन्हें उसने पहले ही झोंक दिया है। और ज्यादा चाहिए, और यही नुकसान सामने आता है। जैसा कि युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने बताया है, पुतिन अपने शासन पर पूरी तरह से लामबंदी से होने वाली सामाजिक प्रतिक्रिया के डर में जीते हैं। ISW के अनुसार यह प्रतिक्रिया अफगानिस्तान पर अपने असफल आक्रमण के बाद पूर्व सोवियत संघ को झेलनी पड़ी प्रतिक्रिया से भी बदतर हो सकती है। 10 साल के संघर्ष में रूस को करीब 15,000 हताहत हुए थे। पुतिन का अभियान यूक्रेन में आधे महीने से भी कम समय में उन आंकड़ों तक पहुंच रहा है, जो कि एक बड़ा कारण है कि लामबंदी की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। पुतिन लामबंदी से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे पुराने जारों की कतार में आ जाएंगे जिन्होंने युद्धों में सैकड़ों हजारों रूसियों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। ये तो छोड़िए कि पुतिन ये पहले ही कर चुके हैं। रूस के नेता के लिए सब कुछ अपनी बनाई हुई कथा पर टिका है, और लामबंदी का मतलब होगा कि पुतिन मान ले कि विशेष सैन्य अभियान अब वही युद्ध बन चुका है जिसके बारे में उन्होंने लंबे समय से अपनी जनता से कहा था कि वह कभी युद्ध नहीं बनेगा। रूस की लामबंदी से तुरंत क्रांति तो नहीं होगी, लेकिन पुतिन हारेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता की कमजोर नींव तोड़ दी है। अगर रूस यूक्रेन से निपटने के लिए लामबंदी करता है तो पुतिन का शासन कमजोर हो सकता है, क्योंकि आम लोग और अभिजात वर्ग उन्हें हटाने के तरीके ढूंढेंगे। दूसरा विकल्प है शांति समझौते से युद्ध समाप्त करना। पुतिन ने संकेत दिया है कि रूस की विजय दिवस समारोह के बाद वह यही करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने रहस्यमय दावा किया कि उन्हें लगता है कि मामला खत्म होने की ओर बढ़ रहा है जब वह यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने शांति वार्ता के लिए तत्परता जताई। पुतिन ने यूक्रेन के सहयोग न करने और पश्चिमी देशों पर रूस को निशाना बनाने का आरोप लगाया, लेकिन सैन्य शक्ति प्रदर्शन के दिन उन्होंने शांति और संघर्ष खत्म करने की बात की। इससे साफ है कि पुतिन अब इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और इन दोनों विकल्पों में से यूक्रेन इसी विकल्प को पसंद करेगा। लामबंदी का मतलब है पुतिन हारते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन में और भी सैकड़ों हजार सैनिक भेज सकता है। वहीं शांति से यूक्रेन को नुकसान से बचाव मिलता है और पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने का वादा तोड़ते हैं, न कि रूसी जनता के साथ अपना अनुबंध। पुतिन की समस्या है कि यूक्रेन उनकी शर्तों पर शांति नहीं मानेगा और डोनबास रूस को नहीं देगा। इसके बजाय यूक्रेन मांग करेगा कि रूस यूक्रेन की भूमि पर कब्जा करने की अपनी मांगें बंद करे, और वह अपनी बनाई हुई सेना को बनाए रखना चाहेगा जो दुनिया की सबसे प्रभावी लड़ाकू बलों में से एक बन गई है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह देश और मजबूत हो। दूसरा विकल्प चुनने का मतलब है कि वह न केवल अपने उस लक्ष्य में असफल हो जाता है, बल्कि उसे इस सच्चाई का भी सामना करना पड़ता है कि उसने एक ऐसा यूक्रेन बना दिया है जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत है। कुछ लोग, शायद पुतिन भी, मानते हैं कि रूस तब तक शांति स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसे यूक्रेन का कोई हिस्सा न मिले। अगर 4 साल की लड़ाई के बाद भी इलाका न छीना जाए तो पुतिन बिना वजह रूसी पुरुषों की एक पीढ़ी के कत्लेआम के जिम्मेदार होंगे। लेकिन यही वो जगह है जहां पुतिन खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जिसमें जीतना नामुमकिन है। आक्रमण जारी रखने के लिए पुतिन को लामबंदी करनी होगी, क्योंकि यूक्रेन द्वारा मारे जा रहे रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है और रूसी भर्ती धीमी है। ये पुतिन की हार है। अगर लामबंदी विकल्प नहीं है तो शांति ही रास्ता है, वो भी पुतिन की शर्तों पर नहीं। अन्य विकल्प का मतलब कमजोर होती सेना को यूक्रेनी रक्षा के सामने भेजना है, जो अब रूसियों को ज्यादा मार रही है और तकनीकी रूप से उनसे आगे है। पुतिन के सामने 2 विकल्प हैं। उनके पास फैसला लेने का ज्यादा समय नहीं है। इस वीडियो में हमने पुतिन के हमले से रूस में बनी आर्थिक उथल पुथल और उससे उस पर पड़ रहे दबाव को पूरी तरह नहीं बताया है।
लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक वीडियो है जो ये सब कुछ समझाता है। अगर आप रूसी अर्थव्यवस्था रूपी टिक टिक करता टाइम बम के बारे में और जानना चाहते हैं कि ये पुतिन को क्यों घबराने पर मजबूर कर रहा है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप पुतिन के शासन के छिपे अंधेरे पहलुओं और यूक्रेन में उसकी नाकामियों पर हमारी और पड़तालें देख सकें। धन्यवाद।